न जाने कौन सी मंजिल पे इश्क आ पहुंचा, दुआ भी काम न आए कोई दवा न लगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जुलाई का महीना बीतने को है और अगस्त आने वाला है। अगस्त यानी आज़ादी का महीना। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर देश को संबोधित करने को लेकर मोदी जी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री काफ़ी उत्साहित होंगे। इस बार पीएम मोदी किस वेशभूषा में उतरेंगे, इस पर भी उनके पीआर डिपार्टमेंट के लोग विचार कर रहे होंगे। उनकी पगड़ी या साफा हर साल नए अंदाज का रहा और इस बार शायद उनका गमछा या मास्क पगड़ी के साथ मैच करता हुआ दिखे। अपने स्टाइल स्टेटमेंट के अलावा मोदी जी किन मुद्दों के इर्द गिर्द अपने भाषण को विस्तार देंगे, इसकी तैयारी भी हो ही चुकी होगी। पिछले 2-3 महीनों से आत्मनिर्भर भारत का जो नारा उछाला गया है, जो नया राग छेड़ा गया है, वो भी शायद इस भाषण में सप्तम सुर में सुनाई देगा। और इसके साथ साथ कोरोना से निपटने की स्वदेशी तकनीक, वैक्सीन बनाने की तैयारी, या हो सकता है कि वैक्सीन की लॉन्चिंग ही मोदी जी लाल किले से कर दें। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का तड़का लगाने के लिए चीन को कैसे धूल चटाई, इसका बखान भी सुनने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री कितनी देर बोलेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जो बोलेंगे उससे 73 साल के देश को क्या हासिल होता है ये देखना होगा। वैसे वो अपनी मन की बात हर महीने करते हैं और ये देश पिछले 6 वर्षों से उनके मन मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश को जनता के मन मुताबिक नहीं चलना चाहिए? लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये 3 स्तंभ माने गए हैं और अब इनके साथ इनका हिस्सा बनने को व्याकुल मीडिया भी चौथा खंभा यानी 4th पिलर में शुमार होने लगा है। मगर इन 4 खंभों पर जो इमारत खड़ी की जा रही है, जो दीवारें बनाई जा रही हैं, जो छत ढाल दी गई है, क्या उसमें लोक यानी आम आदमी के लिए कोई जगह है? कम से कम देश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि राजनीति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। सामाजिक जीवन में आम आदमी के सरोकार के लिए जगह नहीं बची और आर्थिक परिदृश्य यानी आर्थिक हालात में गरीबों और निचले तबकों के लिए जगह नहीं बची। हर तरफ केवल सत्ता और पैसे का खेल चल रहा है। देश में लोकतंत्र का सर्कस बना दिया गया है, जहां केवल तालियां बटोरने वाले खेल चल रहे हैं और सर्कस की रोशनी के पीछे तंबुओं की अंधेरी दुनिया में बैठी मानवता सिसक रही है, घुट रही है। देश बीते 5-6 महीनों से कोरोना का शिकार हो चुका है। इस आपदा से बचा जा सकता था अगर शुरू से इसकी गंभीरता को सरकार ने समझा होता। लेकिन सरकार ट्रंप की मेहमान नवाजी से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थी। फिर जब उसे फुर्सत मिली तो कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन सूझा। इसमें गरीब मजदूरों को शेर के आगे डाले गए चारे की तरह बना दिया गया। लाचार और बेबस मजदूर लाखों की संख्या में अपने घर लौट गए। मार्च के आखिर से लेकर मई तक देश में विस्थापन का भयावह मंजर था, लेकिन न जाने हमारे समाज और सरकार की चमड़ी कितनी मोटी हो चुकी है कि सैकड़ों दर्द भरी घटनाओं से भी उसका दिल नहीं पसीजा। मोदी जी खुद को कोरोना वॉरियर के तौर पर प्रस्तुत करते रहे, लोगों से तरह तरह के नाटक करवाते रहे, कभी ताली बजवाई, कभी दिए जलवाए और लोग उनके कहने पर उठक बैठक करते रहे। इन सब से कोरोना तो दूर नहीं हुआ, लेकिन सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान जरूर दूर हो गया। अब कोरोना के मरीज करीब 13.5 लाख हैं और जिस रफ्तार से संख्या बढ़ रही है तो हम दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। लॉकडाउन का असर नहीं हुआ तो सरकार ने अनलॉक का खेल खेला। खुल जा सिम सिम कहना सरकार के लिए शगल जैसा रहा, लेकिन आम आदमी की तो जान पर बनाई। अब आलम यह है कि कोरोना से बच पाना या उसका शिकार हो जाना सब जनता के जिम्मे है। सरकार ने तो बिना कुछ कहे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कोरोना से अब तक कितने लोग बचे हैं इसका बखान जरूर बीच बीच में सरकार कर देती है, लेकिन कितने इसके कारण जीवन से हाथ धो बैठे, कितने बीमार पड़ गए, इस बात की जिम्मेदारी सरकार लेना ही नहीं चाहती। कोरोना के साथ आर्थिक मुसीबत भी लोगों के जी का जंजाल बनी। इस बारे में भी सरकार को सोचने की फुर्सत देर से मिली और जो कुछ भी उसने सोचा उसमें भी आम आदमी का भला कम था और सरकार के उद्योगपति दोस्तों का मुनाफा अधिक था। 5-5 किश्तों में राहत पैकेज की घोषणा की गई। उस पैकेज में भी ऊपरी सजावट यानी कि घोषणाओं का अंबार खूब था, लेकिन भीतर केवल चिथड़े थे। लगा जैसे किसी ने अप्रैल फूल बना दिया, लेकिन ऐसा तोहफा थमा दिया जो देखने में खूब बड़ा और आकर्षक था, लेकिन भीतर केवल भूसा भरा हुआ था। जिस एमएसएमई को बड़ी राहत देने की बात सरकार ने की, वो सेक्टर आज अपनी दुर्दशा को रो रहा है। किसानों और अन्नदाताओं की तकलीफें और बढ़ने लगीं और छोटे कारोबारी परेशान हैं कि इस मुसीबत में अपने कारोबार को कैसे संभालें।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए राहत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है क्योंकि बैंक लोन देने में हिचकिचा रहे हैं। बिना पूंजी के काम करना एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहद कठिन है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में नौकरियां भी तेजी से खत्म हो रही हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से एमएसएमई यूनिटों में जून तक 2.5 से 3 करोड़ नौकरियां जा चुकी थीं। अगस्त तक और 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, यानी 4.5 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 82% एमएसएमई को इमरजेंसी फंड की जरूरत है। सरकार ने जो 3 लाख करोड़ रुपए का सहायता पैकेज दिया है, उससे सिर्फ 19% एमएसएमई की जरूरतें पूरी हुई हैं। अभी भी 79% एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के दायरे से बाहर हैं। इनके बारे में सरकार कब सोचेगी पता नहीं। इसी तरह सरकार ऐतिहासिक कृषि सुधार का दावा कर रही है और इसके लिए 3 अध्यादेश भी ले आई, लेकिन देश के अधिकतर किसान इसका विरोध कर रहे हैं। 20 जुलाई को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने सरकार द्वारा 3 जून को लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इन अध्यादेशों के खिलाफ 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, जबकि सरकार इसे एक राष्ट्र एक कृषि बाजार बनाने की ओर बढ़ते कदम के रूप में पेश कर रही है। मोदी कैबिनेट ने पहला अध्यादेश लाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है, जिसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब व्यापारी असीमित मात्रा में अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा करके रख सकते हैं। दूसरा, सरकार ने एक नया कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 पेश किया है, जिसका उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितियों यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। और तीसरा, केंद्र ने एक और नया कानून मूल्य आश्वासन पर किसान यानी बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पारित किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेस और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें। खेती को भी बाजार के हवाले करने की सरकार की ये कुटिल चाल भारत के गरीब किसानों पर कितनी भारी पड़ेगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। जमाखोरी को सरकार की मंजूरी मिलना या एपीएमसी यानी कृषि उपज मंडियों के बाहर भी फसल खरीदने या बेचने को लेकर मंजूरी मिलना और बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती की व्यवस्था करना, यही दर्शाता है, यही दिखाता है कि आने वाला समय किसानों के लिए और भी मुश्किल होने वाला है। हल चलाने वाले लोग तराजू की बंदरबाट को समझ नहीं सकते, यानी जो चालाकी बाजार में टिके रहने के लिए चाहिए वो अक्सर अन्नदाताओं यानी किसानों में नहीं पाई जाती है। बीमारी की आड़ में मनमाने फैसले ले रही सरकार एक एक कर देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है और अब भारत के लहलहाते खेत भी कॉरपोरेट की जद में आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल यानी कोरोना महामारी के बीच अचानक सरकार ने इन अध्यादेशों की घोषणा कर दी और जिन किसानों की भलाई का वास्ता देते हुए ये बदलाव किए गए, उनसे इस पर विचार विमर्श ही नहीं किया गया। जाहिर है कि सरकार की मंशा किसानों की भलाई नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों का हित साधना है। एपीएमसी के बारे में अध्यादेश की घोषणा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि अब किसान अपने घर से उपज सीधे कंपनियों, प्रोसेसर, कृषक उत्पादक कंपनियों यानी एफपीओ और सहकारी समितियों को भी बेच सकते हैं और एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के पास विकल्प होगा कि वो किसे और किस दर पर अपनी उपज बेचें। ये सब सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होने के लिए किसान के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। किसान उतना पढ़ा लिखा भी होना चाहिए कि वो बाजार के खेल को समझ सके और मौजूदा भारतीय हालात में ये चीजें संभव होती दिखाई नहीं देती हैं। देश में 85% से अधिक छोटे और मध्यम किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। देश में औसत कृषि भूमि 0.6 हेक्टेयर है। इसके कारण किसानों की उतनी ज्यादा उपज नहीं होती है कि वो बाजार में इसे बेच सकें। कई बार ऐसा होता है कि किसान अगली बुआई के लिए अपनी उपज को बेचता है और आगे चलकर फिर उसी उपज को बाजार से खरीदता है। इसके अलावा सभी किसानों के पास ये भी व्यवस्था नहीं होती कि वो अपने उत्पाद को रोक कर रख सके और जब बाजार में मूल्य ऊपर जाए तब उसे बेचे। सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपना उत्पाद नहीं बेच पाता वो राज्य के बाहर क्या बेच पाएगा। किसान के पास न साधन है और न ही उतनी गुंजाइश कि वह अपनी फसल दूसरे जिले या राज्य में ले जा सके। कुल मिलाकर कृषि उपज मंडियों में बिचौलियों के शोषण से बचने की जो सहूलियत किसानों को
थी, सरकार उसे भी उससे छीनना चाहती है और उन्हें बाजार के चक्रव्यूह में महायुद्धाओं का सामना करने के लिए धकेल देना चाहती है। यही बात कॉन्ट्रैक्ट खेती पर भी लागू होती है। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे उन्नत खेती वाले राज्यों के किसान इसके भुक्तभोगी हैं। 30 साल पहले पंजाब के किसानों ने पेप्सिको के साथ आलू और टमाटर उगाने के लिए समझौते किए और बर्बाद हो गए। इसी तरह महाराष्ट्र के उत्पादक कपास में बर्बाद हुए। किसानों की लाचारी आखिरकार आत्महत्या पर जाकर खत्म होती है और सरकार के ये अध्यादेश फिर उसकी लाचारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो सरकार के फैसलों ने किसानों की मजबूरी बढ़ाई, मजदूरों को पहले ही बेहाल किया और अब बेरोजगारी आम आदमी का जीना मुहाल कर रही है। सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने का पाठ पढ़ा रही है और इस बार आत्मनिर्भर का मतलब ये हो गया है कि लोग सरकार से किसी बात की उम्मीद न बांधें। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जिम्मेदारियों से सरकार ने पहले ही हाथ खींच लिए और अब तो रोजगार की व्यवस्था भी आम आदमी को खुद ही करनी पड़ रही है। कुछ साल पहले पकौड़े तलकर रोजगार करने का, कमाने का जो सुझाव मोदी जी ने दिया था, जिस तरह नौकरी मांगने वाला नहीं देने वाला बनो का मंत्र युवाओं को दिया था, अब उस सुझाव की परतें आत्मनिर्भर भारत अभियान में खुल रही है, जिसमें रोजगार देने की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही और बीमारी से बचने के लिए उसने सब कुछ बंद करने की जो मूर्खता की, अब उसका खामियाजा जनता बेरोजगार होकर चुका रही है। मोदी सरकार में बेरोजगारी पहले ही 45 बरस के उच्च स्तर पर थी और रही सही कसर कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन ने पूरी कर दी। इस वक्त बेरोजगारी दर करीब 8% है। IANS वोटर कोविड-19 ट्रैकर द्वारा करवाए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण देश में हर 5वें व्यक्ति में एक बेरोजगार हो गया है। इस अवधि के दौरान करीब 24% लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। यह सर्वेक्षण 24 जून से 22 जुलाई के दौरान करवाया गया, जो परिवार के कमाने वाले प्रमुख सदस्य की स्थिति पर आधारित था। सर्वेक्षण के अनुसार 8.33% लोगों की आय घट गई, लेकिन वे नियमन और सुरक्षा उपायों के तहत काम कर रहे हैं, जबकि 8% लोग घरों से काम कर रहे हैं और उनके वेतन में कटौती हुई है या आय कम हो गई है। सर्वेक्षण से इस बात का भी संकेत मिलता है कि लॉकडाउन में ढील के बाद देश में 6.12% लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है, जबकि 1.2% लोग अभी तक काम कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इधर फसलों की बुआई का वक्त खत्म होने को आ गया है, तो अब ग्रामीण बेरोजगारी की दर भी बढ़ना शुरू हो गई है और अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांवों में खेती के साथ साथ कुटीर उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ेगा और लोगों के सामने रोजी रोटी की चिंता बढ़ेगी। मनरेगा भी इस बेरोजगारी के संकट को पूरी तरह दूर नहीं कर सकता है। शहरों में भी हाल बुरे हैं क्योंकि नौकरियों में छंटनी का दौर शुरू है। इंडिगो एयरलाइंस अपने 23,531 कर्मचारियों में से 10% की छंटाई करेगी। ग्लोबल IT फर्म कॉग्निजेंट की भारत में 18,000 कर्मचारियों को निकालने की योजना है। देश में 7 करोड़ रिटेलर्स हैं, जिनमें से 1,40,00,000 ने अपनी दुकानों के शटर हमेशा के लिए गिरा दिए हैं। रिटेल सेक्टर करीब 5 करोड़ लोगों का पेट भरता है, लेकिन कारोबार ठप होने से 1 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। तो जिनके पास नौकरियां थीं, अब उनके सामने उसे फिर से पाने या बचाए रखने की चुनौती है और करोड़ों नौजवान नौकरियों की आस में भटक रहे हैं। लगभग 4 करोड़ बच्चे डिग्री लेकर कैंपस से निकले हैं, लेकिन इनमें से कितनों को नौकरी मिलेगी कोई बता नहीं सकता। सरकार ने तो आत्मनिर्भर बनने को कह दिया, यानी अपने पैरों पर खड़े होने का उपदेश दे दिया, मगर उसके लिए जमीन कैसे तैयार होगी इस बारे में मोदी जी मौन हैं। फिलहाल स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। इसमें भी वर्ग भेद साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास साधन है वे बच्चे पढ़ेंगे और बाकी फिर सरकार की अनदेखी का शिकार होंगे। हर साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक स्कूलों में खूब गहमा गहमी होती थी। बच्चे नए बस्तों और किताबों के साथ स्कूल पहुंचते थे। परिवार से बाहर एक नया परिवार स्कूलों में पाते थे। बहुत हद तक समानता का पाठ भी सीखते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें स्कूलों से दूर तो किया ही, उनके सामाजिक शिक्षण से भी उन्हें दूर कर दिया। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए सबसे न्यूनतम ज़रूरत स्मार्टफोन और इंटरनेट हैं, लेकिन पहले तो लोगों के पास यही नहीं है। अगर फ़ोन है भी तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए उसे हमेशा रिचार्ज रख सकें। अगर किसी परिवार के पास मोबाइल और इंटरनेट हैं भी तो एकमात्र स्मार्टफोन वाला परिवार उससे अपने बाकी सारे काम करेगा या बच्चों को पढ़ाने के लिए देगा। और मोबाइल से पढ़ाई एक स्तर तक ही की जा सकती है। उसके आगे जाने के लिए लैपटॉप लेना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों के बस की बात नहीं है।
कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा बड़ा डिजिटल विभाजन लेकर आई है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 85% शहरी छात्र के पास इंटरनेट है, लेकिन इनमें से 41% ही ऐसे हैं जिनके पास घर पर भी इंटरनेट है। उधर 55% उच्च शिक्षारत ग्रामीण छात्रों में से सिर्फ 28% छात्रों को ही अपने घरों में इंटरनेट की पहुंच है। बाकी छात्र किस तरह पढ़ाई या शोध करेंगे, ये चिंता सरकार नहीं कर रही है। गरीबों के लिए जहां ऑनलाइन शिक्षा मुसीबत बनकर आई है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा के कारोबारियों के लिए ये वक्त सौगात लेकर आया है। ऑडिट और मार्केटिंग की टॉप एजेंसी KPMG और गूगल ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2016 से 2021 की अवधि के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा के कारोबार में 8 गुना की वृद्धि आंकी गई है। 2016 में ये कारोबार करीब $25 करोड़ का था और 2021 में इसका मूल्य बढ़कर करीब $2 अरब हो जाएगा। शिक्षा के पेड यूजरों की संख्या 2016 में करीब 16 लाख बताई गई थी। 2021 में जिनके करीब 1 करोड़ हो जाने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 993 विश्वविद्यालय, करीब 40,000 महाविद्यालय हैं और 385 निजी विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में करीब 4 करोड़ विद्यार्थी हैं और नामांकित छात्रों की दर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़कर 26.3% हो गया है। देश के प्रमुख शिक्षा बोर्ड CBSE की 2019 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 31 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नामांकित हुए थे। अलग अलग राज्यों के स्कूली बोर्डों की छात्र संख्या भी करोड़ों में है। इन आंकड़ों को देखते हुए ही इंटरनेट शिक्षा से जुड़ी एजेंसियां लाभ की उम्मीदों में सराबोर हैं। KPMG के मुताबिक भारत में इंटरनेट की पैठ 31% है, जिसका अर्थ है कि देश में 40 करोड़ से कुछ अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2021 तक ये संख्या 73 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसी तरह देश में इस समय 29 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। 2021 तक 18 करोड़ नए यूजर जुड़ जाएंगे। इससे न केवल ऑनलाइन शिक्षा कारोबारियों का मुनाफा होगा, बल्कि इंटरनेट कंपनियों की भी चांदी होगी। तो न्यू इंडिया सचमुच नया तभी बनता जब इसकी पुरानी खामियों को दूर किया जाता, लेकिन फिलहाल देश में जो माहौल है उसे देखकर लगता है कि नए भारत में पुरानी बुराइयां अपनी जड़ें और जमा रही हैं। समाज में वर्ग भेद पहले से अधिक बढ़ चुका है। अमीरी और गरीबी की खाई भयानक रूप से दिख रही है। समाज स्वार्थी और आत्मकेंद्रित नजर आ रहा है और सरकार उसकी इस प्रवृत्ति को और बढ़ा रही है। अन्याय और शोषण के खिलाफ उठ रही आवाजों के मुंह पर मजबूरी का मास्क लग चुका है। मानवता सिसक रही है, लेकिन सरकारी भोंपू के शोर में उसकी कराह सुनाई नहीं दे रही है। खैर, शायर खुमार बाराबंकवी ने ठीक ही फरमाया है कि चिरागों के बदले मकां जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकां जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।